राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में अपन जानेंगे इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान के प्रमुख भाग है कौन सा, भाग 10, 11, 12, 13 और 14 है ना। हालांकि भाग 10 के बारे में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा उसका कैप रिवीजन कर लेते हैं ना। देखो, अब जैसा कि आपको पता है इंडियन पॉलिटी के अपने लेक्चर चल रहे हैं, सीरीज चल रही है, जिसमें हम भारतीय संविधान के उसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, उसके कौन कौन से संविधान अनुच्छेद हैं, उनमें क्या क्या बात कही गई है, उनके बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। आज उसी में एक और हमारा लेक्चर जुड़ेगा, जिसमें हम संविधान के भाग 11, 12, 13 और 14 है ना, इनके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से समझते चलिएगा और सुनते चलिएगा, है ना। देखो, जब हम भाग 11 की बात करते हैं, भाग 11 की बात करते हैं, संविधान के भाग 11 की, देखो 10 तक अपनी बात हो चुकी है ना। और मैंने 10 में आपको बताया था अपने पार्ट 10 में, जिसमें अनुच्छेद 344 केवल एक ही अनुच्छेद था, है ना। उसमें बात की गई थी जो एससी और एसटी वाला क्षेत्र है, उसमें किस तरीके से शासन व्यवस्था चलाई जाती है, किस तरीके से शासन किया जाता है ना। तो ये किस में दे रखा था, ये भाग 10 में दे रखा था। अब भाग 11 के बारे में बात करते हैं। तो देखो, इसमें आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक है ना। आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक जो भाग 11 है वो अपना है ना, संविधान में है। इसमें देखो शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है इसमें केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध है ना, राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। अब देखो, केंद्र और राज्य के बीच संबंध है ना, इनको किस में डिफाइन किया गया है, भाग 11 में डिफाइन किया गया है ना। अब देखो, इसमें कौन कौन से प्रमुख आर्टिकल हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, आर्टिकल नंबर है ये कौन सा, आर्टिकल नंबर 249, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 249। अब इस आर्टिकल नंबर 249 में क्या बात करी है, इसमें कहा गया है कि जब आपातकाल के समय है ना, तो आपातकाल के समय यदि किसी स्टेट में इमरजेंसी है, तो वहाँ राज्य सूची का जो विषय है उस पर केंद्र सरकार या कहें संसद कानून बना सकती है। ये किस आर्टिकल में कही गई है बात, ये आर्टिकल 249 में बात कही गई है ना। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की बात यह है कि जब हम इस बात की करते हैं राज्य सूची के विषय पर जो संसद है वो कानून बना सकती है, तो उसमें सबसे पहले जो प्रस्ताव होगा ना, वो राज्यसभा से पारित होना चाहिए, है ना। और देखो, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसमें हम हमेशा से एक चीज़ जानते हैं भाई, लोकसभा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है राज्यसभा की तुलना में। लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जब राज्यसभा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसका ज़्यादा महत्व हो जाता है। 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो ये वाली कंडीशन हो गई कि जब किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना होता है, तो सबसे पहले उसे राज्यसभा में पास करना होता है ना। उसके अलावा यदि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाना होगा ना, तो सबसे पहले राज्यसभा से उस प्रस्ताव को पारित करना होगा। नंबर तीसरी बात, यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है ना, तो उसके लिए भी कौन सा जो राज्यसभा है उससे प्रस्ताव को पास करना होगा। तो ये 3 जो शक्तियां हैं, ये लोकसभा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसके लिए, राज्यसभा के लिए ना, क्योंकि इसी शक्ति को बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और उसमें आर्टिकल 249 में क्या बात कही गई है कि जो राज्य सूची का विषय है उस पर कानून बनाया जा सकता है और उसे सबसे पहले राज्यसभा से पास करना होगा, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है, 253, कौन सा आर्टिकल है, 253। अब देखो, आर्टिकल 253 बात करता है, देखो बहुत से ऐसे अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियम कानून बनते हैं जिनको देश में लागू करना होता है ना। अब जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनाया गया, उसको देश में लागू करना है, तो उसके लिए संसद कानून बना सकती है। ये अधिकार किस आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 253 में दे रखा है ना। किसको दे रखा है, संसद को दे रखा है। अब एक चीज़ और समझनी, देखो आज जैसे कि आज हमारे केंद्र सरकार की बात करें तो बीजेपी की सरकार है। अब जैसे मान लेते हैं, अब पिछले साल हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन हुआ। G20 के सम्मेलन से पहले यहाँ पर बहुत सारे है ना, रक्षा के क्षेत्र में या फिर कहें कि जो विदेश मंत्रालय है उसके स्तर पर बहुत सारी वार्ताएं होती हैं ना। तो उन वार्ताओं को हमारे देश के अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज किया गया। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो कलकत्ता में यदि कोई मीटिंग नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ तृणमूल कांग्रेस वो मना कर दे कि भाई यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं होगी, यहाँ पर कोई आयोजन नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये जो अधिकार है ना, ये अधिकार संसद को दिया गया है कि यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है और उनको अपने देश में लागू कराना है, तो उसके लिए जो संसद है वो कानून बना सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। किस आर्टिकल में बात कही गई, आर्टिकल 253 में बात कही गई। किस में, आर्टिकल 253 में बात कही गई है। उसके बाद देखो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है, 262, कौन सा है, आर्टिकल 262। अब देखो आर्टिकल 262 क्या कहता है कि देखो बहुत सी मतलब ऐसी नदियां हैं, है ना, और नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो दो स्टेटों के बीच में विवादित होती हैं।
अब उनको यदि सुलझाना होता है तो संसद उसके लिए कानून बना सकती है। ये किस में बात कही गई है? ये आर्टिकल 262 में। यानी कि कोई नदी घाटी परियोजना है, कोई नदी है, यदि दो राज्यों के बीच में विवादित हैं, किस क्षेत्र को ज़्यादा पानी मिलेगा, किस क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल सिंचाई वगैरह इस तरीके से बंटवारा होगा ना, उस चीज़ के लिए भी कानून बना सकती है कौन? संसद। संसद को ये अधिकार दे रखा है। और किस आर्टिकल के तहत दे रखा है? 262 के तहत दे रखा है। किसके? 262 के तहत दे रखा है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आर्टिकल 263 है। कौन सा है? आर्टिकल 263। देखो आर्टिकल 263 किसके बारे में बात करता है? अंतर्राज्यीय, किसके बारे में? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात करता है। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात करता है। अब देखो एक चीज़ को ध्यान से समझना, आज यदि हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं ना, है ना। वो कहते भी हैं कि भाई विभिन्नता में एकता हमारे देश की विशेषता है। अब हमारे देश में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लोकल पार्टी भी हैं जो स्टेटों में राज कर रही हैं, है ना। अब सबके अलग अलग मोटिव हैं, सबके अलग अलग उद्देश्य हैं, सबके अलग अलग कुछ विचारधाराएं हैं जिनके आधार पर वो अपने काम करती हैं। अब यदि देखो इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में तो इसके हिसाब से तो देश बहुत जल्दी टूट जाना चाहिए था, है ना। क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ डिफ्रेंशिएट हो रखे हैं, विविधता है, लेकिन फिर भी हमारा देश एकता में बंधा हुआ है। इतनी विविधता होने के बाद भी हमारा देश पूरे सभी को साथ में लेकर चल रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे देखो एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना उसी चीज़ पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, और जैसे स्टेट है बहुत से में कांग्रेस की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है ना, और टीडीपी की सरकार है ना। तो ऐसी बहुत सारी सरकारें हैं अलग अलग स्टेट में। तो उन सभी स्टेटों को, उन सभी स्टेट के जो सीएम हैं उनको और केंद्र का जो प्रधानमंत्री है वो सब साथ में बैठकर यार बातचीत करें, उनके क्षेत्रों में क्या क्या प्रॉब्लम है वो सीएम प्रधानमंत्री को बताएं, उन पर क्या क्रिया क्या प्रतिक्रिया हो सकती है उसके बारे में विचार विमर्श करें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम सबको एक दूसरे से जोड़ती हैं। और यही चीज़ इसके लिए ये परिषद लाई गई। कौन सी? अंतर्राज्यीय परिषद। यार इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री भी हो और राष्ट्रों के क्या हो, सीएम भी हों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हों, प्रशासक हों, वो भी हों, तो वो सब मीटिंग में हों। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट लाया गया जहाँ पर वाद विवाद हो। और ये साल में 3 बार होती है। कौन सी परिषद? ये साल में 3 बार होती है। कौन सी? अंतर्राज्यीय परिषद। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 4 आर्टिकल हैं महत्वपूर्ण। किस में है? भाग 11 में है, जो 245 से लेकर 263 तक का है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, समझनी है, आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन से? भाग 12 के बारे में। कौन सा है? भाग 12। कौन सा है? भाग 12। कौन सा है? भाग 12, है ना। उसके बारे में थोड़ा जानते हैं अपन। कौन सा है? भाग 12, है ना। अब देखो आर्टिकल का जो अपना संविधान है उसका भाग 12 कौन कौन से आर्टिकल हैं इसमें? तो आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक, है ना। आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल जो 300 तक हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 12 के अंतर्गत आते हैं। किसके? भाग 12 के। अच्छा, शीर्षक क्या है? शीर्षक है वित्त व्यवस्था से संबंधित, वित्तीय व्यवस्था से संबंधित, वित्तीय व्यवस्था से संबंधित, है ना। वित्तीय व्यवस्था से संबंधित, या वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मतलब कैसे? मतलब कि भाई टैक्स कैसे लगेगा, है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में धन का बंटवारा कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं किसमें? भाग 12 में। और आर्टिकल 264 से लेकर 300 के बीच में रखी गई है ना। अब देखो कौन कौन से आर्टिकल हैं प्रमुख, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो आर्टिकल है ये कौन सा? आर्टिकल है 265। और आर्टिकल 265 कहता है कि यदि आपको कोई नया टैक्स जनता पर लगाना है, नया कोई कर जनता पर थोपना है, तो उसके लिए यदि केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी तो उससे पहले संसद में प्रस्ताव पास करना होगा। और यदि राज्य सरकार टैक्स लगाएगी तो उससे पहले विधानमंडल में वो प्रस्ताव पास करना होगा, है ना। तो यानी सिंपल सी बात है, यदि जनता पर कोई नया कर लगाना तो उससे संसद से या विधानमंडल से पारित होना चाहिए, पास होना चाहिए। और ये हमारे पास एक शानदार सा बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है जीएसटी। जब तक संसद में पास नहीं हुआ तब तक वो हमारे देश में लागू नहीं हुआ, उसके बाद ही देश में लागू हुआ। तो यानी कि यदि कोई नया टैक्स लगाना तो उससे पहले संसद से पास होना चाहिए। ठीक है, ये किस में बात की गई है? ये आर्टिकल 265 में बात की गई है। आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 किसके बारे में? संचित निधि के बारे में। किसके बारे में? संचित निधि के बारे में बात करता है ना। संचित निधि यानी कि जो देश का पूरा पैसा होता है वो कहाँ पर होता है? संचित निधि में होता है, इसमें होता है ना।
अब इस पर देखो नियंत्रण तो किसका होता है, आरबीआई का होता है ना, लेकिन इस पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है, संसद का होता है। किसका होता है, संसद का होता है ना। अब यदि सरकार को संचित निधि से पैसा निकालना है तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक दे रखा है ना, विनियोग विधेयक लाया जाता है, उसके बाद संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, और जब तक वो विधेयक संसद में पास नहीं हो जाता तब तक संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये बेसिक सी चीज़ आपको याद रखनी है कि संचित निधि के बारे में कौन से आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 266 में बात की गई है। कौन सा है, आर्टिकल 266 है ना। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है आर्टिकल 267। कौन सा है, आर्टिकल 267। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, ये आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, आकस्मिक निधि। किसके बारे में, आकस्मिक निधि के बारे में। किसके बारे में, आकस्मिक निधि के बारे में है ना। किसके बारे में, आकस्मिक निधि के बारे में है ना, ये बातें करता है। अब देखो आकस्मिक निधि क्या होती है, इस पर कंट्रोल किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति मतलब जैसे कोई काम चल रहा है ना, या कोई केंद्र सरकार कोई काम कर रही है, उसमें पैसे की कमी पड़ गई, या कोई आपातकाल जैसी कंडीशन आ गई, या पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, तो उस समय सीधा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही पैसा निकाला जा सकता है। कहाँ से, आकस्मिक निधि से निकाला जा सकता है ना, क्योंकि राष्ट्रपति का इस पर कंट्रोल होता है। राष्ट्रपति सीधा सिग्नेचर करेगा और यहाँ आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के केंद्र सरकार को दे देगा। तो ये जो आकस्मिक निधि वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कहाँ है, आर्टिकल 267 में। किस में है, आर्टिकल 267 में। किस में है, आर्टिकल 267 में है। उसके बाद देखो एक है आर्टिकल 275। कौन सा है, आर्टिकल 275। अब आर्टिकल 275 किसके बारे में बात करता है, विशेष राज्य के दर्जे के बारे में है ना, विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। देखो जो पिछड़े राज्य हैं जिनमें संसाधन है नहीं है ना, यहाँ से रेवेन्यू ढंग से निकल नहीं सकता, तो उसके लिए ये विशेष राज्य का कॉन्सेप्ट ला रखा है। विशेष राज्य मतलब क्या, कि मान लीजिए जैसे कोई स्टेट है, अब वहाँ पर गरीबी जैसा है या फिर कहेंगे बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है, तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अब इस स्टेट में इस स्थिति में होता क्या है, यदि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो इस कंडीशन में जो जैसे केंद्र सरकार कोई स्कीम लेके आती है, तो उस स्कीम का 90% जो पैसा देना होता है ना, वो केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार को केवल 10% ही पैसा देना होता है। तो यानी स्वाभाविक रूप से स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो इसीलिए जब हम बिहार की बात करते हैं, तो बिहार बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है अपना, तो वो हमेशा से ये मांग करता है कि भाई हमें विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो, है ना, ताकि जो पैसा है वो केंद्र सरकार से आए। लेकिन आजकल क्या है कि जो सरकार है ना, वो विशेष राज्य के दर्जे को इतना महत्व नहीं देती। तो क्या देती है, ये क्या वो दे देते हैं, पैसा दे देते हैं ना, इसके लिए पैसा निकाल देते हैं। क्या, विशेष अनुदान राशि है ना, विशेष अनुदान राशि है ना। तो आजकल क्या है कि जो सरकार है वो विशेष अनुदान राशि दे देती है ना इनको, कि भाई तुम पैसा ले लो है ना, लेकिन ये विशेष राज्य वाला जो दर्जा है इसको मत लो है ना। तो सरकार खुद, जैसे कि अभी बजट आया तो उसमें हमने बिहार में देखा या आंध्र प्रदेश में देखा, तो उनको क्या ज़्यादा पैसा दिया गया, तो ये उस एक तरीके से विशेष राज्य का दर्जा ना देकर उनको भाई ठीक है पैसा ले लो तुम, लेकिन ये विशेष राज्य वाला दर्जा मत लो है ना। तो ये विशेष राज्य का कॉन्सेप्ट किस में दे रखा है, आर्टिकल 275 में। किस में, आर्टिकल 275 में दे रखा है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद कौन सा आर्टिकल है, उसके बाद आर्टिकल है 280। कौन सा आर्टिकल है, 280 है ना, वो महत्वपूर्ण आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, 280। देखो आर्टिकल 280 किसके बारे में बात करता है, वित्त आयोग के बारे में बात करता है। किसके बारे में, वित्त आयोग के बारे में है ना। अब ये जो आयोग है ना, हर 5 साल में है ना, हर 5 साल में गठित किया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम दरअसल जो टैक्स की राशि है, जो केंद्र सरकार ने पैसा इकट्ठा किया है, उसको वितरण करना है कि केंद्र सरकार को कितना जाएगा, राज्य सरकारों को कितना जाएगा, किस तरीके से बंटवारा होगा। तो उसका काम किसका रहता है, वित्त आयोग का रहता है ना। अब एक्चुअली में जो टैक्स की जो राशि होती है ना, उसका 58% तो केंद्र सरकार को देना होता है और 42% इनको स्टेटों को बांटना होता है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है यार, केंद्र को ज़्यादा देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जो विदेशी संबंध है वो भी हैं, उसके पास रक्षा संबंधी भी हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए उसको बजट ज़्यादा देने की आवश्यकता भी है ना। तो केंद्र के पास कितना, 58% टैक्स की राशि और 42% स्टेटों में बांट दी जाती है ना। तो ये वित्त आयोग हर 5 साल में गठित होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो एक और आर्टिकल है, कौन सा प्रमुख है, 292। आर्टिकल 292 क्या कहता है कि यदि सरकार के पास पैसा नहीं है ना, तो वो लोन ले सकती है, ऋण ले सकती है ना, विदेशी ऋण ले सकती है ना, IMF से ले सकती है, है ना, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, या फिर कहीं किसी देश से ले सकती है, किसी संगठन से ले सकती है ना। तो किसी से भी पैसा ले सकती है, विदेशी ऋण ले सकती है। किस में बात कही गई, आर्टिकल 292।
ये केंद्र सरकार के लिए है ना, यानी कि केंद्र सरकार है वो विदेशी ऋण ले सकती है। आर्टिकल 293, आर्टिकल 293 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 293 बात करता है किसके बारे में कि जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार केंद्र की अनुमति पर वो भी लोन ले सकती है, वो भी ऋण ले सकती है, विदेशी ऋण ले सकती है ना। यानी कि यदि राज्य सरकार कोई केंद्र सरकार से अनुमति ले लेती है तो वह विदेश से ऋण ले सकती है। जैसे कि यूपी वाले कल जाएं भाई मोदी जी से बोले भाई हमको लोन चाहिए, हमें विदेश से लोन चाहिए, अमेरिका से लोन चाहिए, तो यदि केंद्र सरकार उसको अनुमति देती तो ले सकता है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है ना। उसके बाद कौन सा आर्टिकल है? उसके बाद आर्टिकल है 297। आर्टिकल 297 कहता है कि जैसे कि आपका घर है और उस घर के नीचे आपको हीरा जवाहरात सोना चांदी कोई भी बहुमूल्य चीज़ मिल गई तो वो सरकार की होगी। ये किस आर्टिकल में बात की गई? ये आर्टिकल 297 में। लेकिन यदि आपके घर के नीचे चरस गांजा अफीम बंदूक है ना, कुछ ऐसे फालतू की चीज़ें मिल गई, कोई है ना आतंकवादी जैसी कोई चीज़ें मिल गई उससे संबंधित, तो ये सारी चीज़ें हैं वो किसकी होंगी? वो उस आदमी की होंगी। देखो ये कितना दोगलापन है ना, अच्छी चीज़ें सरकार की, बुरी चीज़ें आदमी की। तो ये किस में बात की गई है? आर्टिकल 297 में बात की गई है ना। यदि हीरे जवाहरात सोना चांदी यदि निकलते हैं तो वो सरकार के हैं, और यदि जो भी इलीगल सामान है यदि वो मिलता है तो वो उस आदमी का है ना, जिस क्षेत्र पे रह रहा है। उसके बाद कौन सा है? आर्टिकल 300A, 300 का बोल देते हैं ना। आर्टिकल देखो पहले आपको पता ही है इसमें संपत्ति का अधिकार है ना, और ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। आर्टिकल 31 में इसका प्रावधान था। बाद में 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है और उस अमेंडमेंट के तहत ये जो मौलिक अधिकार है इसको समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। क्या कानूनी अधिकार बना दिया जाता है? और किस में बात की गई है? आर्टिकल 300K में बात की गई है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। किस में है? भाग 12 में, जो कि आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक है। और जो प्रमुख आर्टिकल है ना उसके बारे में अपनी बातें हो चुकी है ना। अब जो अपना अगला भाग है कौन सा? भाग 13। कौन सा है? भाग 13 है ना। थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं क्या है। देखो भाग 13 हालांकि यहाँ से आज तक ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। कौन सा है? भाग 13। अब भाग 13 में किसके बारे में बात की गई है? भाग 13 में देखो पहले तो आर्टिकल समझ लेते हैं। आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 किस में है? किस में प्रावधान की हुई है? भाग 13 में है ना। और इसमें दरअसल व्यापार हुआ है ना, वाणिज्य हुआ है ना, वाणिज्य व्यापार है ना, इनका समायोजन है ना। भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच व्यापार किस तरीके से चलेगा, क्या है, क्या चीज़ें हैं ना। तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत हैं? वो हैं भाग 13 के अंतर्गत, जिसमें आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 है ना। अब देखो यहाँ से हालांकि आज तो क्वेश्चन आया नहीं है ना, तो वैसी फालतू की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना, फालतू का लोड अपने ही दिमाग में पड़ता है। तो इसको आप इतना से यदि आप याद रखते हो ना, इतना भी याद रखना आपको कि भाग 13 है जिसमें व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, और आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक प्रावधान किए हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं अपन भाग 14 के बारे में। किसके बारे में? भाग 14 के बारे में है ना। देखो भाग 14 है किसके बारे में बात करता है? ये दरअसल जो प्रशासनिक सेवाएं हैं है ना, या फिर कहें कि लोक सेवाओं के बारे में बात करता है। लोक सेवाओं के बारे में बात करता है, लोक सेवाओं के बारे में बात करता है। और इसमें आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323, आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 के बीच जो भी आर्टिकल है वो किस में है? भाग 14 में। किस में है? भाग 14 में लोक सेवाओं से संबंधित है, प्रशासनिक जो सेवाएं उनसे संबंधित है। अब देखो इसमें कौन कौन से दो प्रमुख आर्टिकल हैं इसमें। एक तो है आर्टिकल 312 और एक है आर्टिकल 315। और आर्टिकल 312 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 312 बात करता है दरअसल अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। किसके? अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। किसके बारे में? अखिल भारतीय सेवाएं है ना। अब देखो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, दरअसल देखो हमारे देश में 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं ना। कौन कौन सी? एक तो होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं, एक होती हैं केंद्रीय सेवाएं, और एक होती हैं राज्य सेवाएं है ना। अब डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? तो देखो जैसे केंद्रीय सेवाएं हैं तो उसमें क्या है कि जो नियुक्ति है उसकी केंद्र ही करता है, और जो सैलरी है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। जैसे कि सेना में हो गया, रेलवे में हो गया, तो ये सब क्या है? केंद्रीय सेवाएं हैं है ना। बैंकिंग में हो गया है ना। वहीं राज्य यदि सेवाओं की बात करें तो जिसमें राज्य ही नियुक्ति करता है और राज्य सैलरी देता है, जैसे कि पुलिस की हो गई, टीचर की भर्ती हो गई ना, तो ये सारी कैसी हैं? राज्य सेवाएं हैं। वहीं अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं में क्या होता है कि जो नियुक्ति तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन उसकी जो सैलरी है
उसकी सैलरी निर्धारित तो कार्मिक मंत्रालय के द्वारा की जाती है, लेकिन जो सैलरी देने का काम होता है वो राज्य सरकार का होता है। जिस स्टेट में उसको चुना गया है ना, वो सरकार उसको सैलरी देती है ना। तो ये तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वर्तमान में भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3 हैं। कौन सी हैं? एक तो है IAS, कौन सी है? IAS, IPS और IFS, है ना। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, है ना। ये 3 अपनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब देखो आर्टिकल 312 में और क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कोई नई यदि अखिल भारतीय सेवाएं बनानी है तो उसके लिए राज्य सरकार में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। राज्य सरकार में सबसे पहले उसकी पहल की जाएगी ना, यानी कि सबसे पहले राज्य सरकार में प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा और उसके बाद नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाई जा सकती हैं। तो यानी कि यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी होगी तो उसके लिए राज्य सरकार से प्रारंभ होगा मामला। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखनी, बढ़ाना ही बढ़ाना नहीं है। ऐसा ही नहीं है कि भाई जोड़ भी सके, घटा भी सकती है, ऐसा भी कर सकती है कि इसमें से किसी यदि सेवा को उसे अखिल भारतीय सेवा निरस्त करना है कि यार इसमें से ये हमें सेवा नहीं, अखिल भारतीय सेवा नहीं चाहिए, तो इसके लिए भी वो कर सकती है। इसी तरीके से सीक्वेंस चलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है ना। उसके बाद देखो ये जो आर्टिकल 315 है, आर्टिकल 315 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 315 बात करता है यूपीएससी के बारे में। किसके बारे में? यूपीएससी के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो सेंटर में प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी नियुक्ति के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? यूपीएससी, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? प्रीति सूदन। क्या नाम है? प्रीति सूदन। क्या नाम है? प्रीति सूदन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, है ना। ये भी चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा याद रख लीजिए। अब देखो यूपीएससी का जो दरअसल काम होता है ना, वो इस देश में से बंदे चुन के देना होता है किसको? केंद्र सरकार को, कि भाई ये हमने रिक्वायरमेंट किया है ना, रिक्वायरमेंट, ये जो रिक्रूटमेंट किए हैं ये बंदे हमने निकाल के दिए हैं, आपको क्रीम निकाल के दी है। अब इसकी नियुक्ति जो करने का काम होता है ना, वो गृह मंत्रालय का होता है। किसका होता है? गृह मंत्रालय का। यानी कि जो यूपीएससी है उसका केवल इतना सा काम है कि वो बंदे अच्छे अच्छे बंदे हैं उनको कंपटीशन एग्जामों के माध्यम से निकाल के केंद्र सरकार तक पहुंचाए। ये यूपीएससी का काम होता है। केवल प्रशासनिक सेवाओं के लिए काम करती है? नहीं, है ना। सेना के लिए भी है, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, तो उनकी परीक्षाएं भी किसके माध्यम से? यूपीएससी कराता है ना। तो ये भी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। अब देखो थोड़ा सा और यदि मैं आपको इसमें बताऊं तो यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं ना, देखो यूपीएससी हो गया और पीसीएस हो गया। पीसीएस मतलब हर स्टेट में इसी प्रकार की प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक आयोग स्थापित होता है जिसे हम स्टेट पीसीएस के नाम से जानते हैं ना। और एक यूपीएससी हो गया, है ना। अब देखो ये यूपीएससी के सदस्य होते हैं और जो पीसीएस के सदस्य होते हैं इनमें थोड़ा सा, है ना, आपको चीज़ें याद रखनी। क्या? देखो इनकी जो सैलरी होती है संचित निधि पर आधारित होती है, यानी संचित निधि से पैसा जाता है, इनका भी और इनका भी, है ना। संचित निधि से पैसा जाता है। यूपीएससी के किसी मेंबर को हटाया जा सकता है यदि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है ना। भ्रष्टाचार, और बहुत अच्छा शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, कौन सा? साबित कदाचार। यदि साबित हो जाता है, भ्रष्टाचार साबित हो जाता है, तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन यूपीएससी का जो मेंबर है ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट में ही मुकदमा चल सकता है। लेकिन जो पीसीएस का मेंबर है, स्टेट पीसीएस का, उसका हाई कोर्ट में मामला चलेगा, है ना। इसको भी साबित कदाचार पे यदि भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो इसको भी हटाया जा सकता है। ये भी चीज़। अब देखो एक चीज़ और है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है कि जो यूपीएससी में बंदा है, जो कहें कि पीसीएस का कोई मेंबर है, यदि वो रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद कोई वो दूसरी सर्विस नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि वो एक थोड़ा है ना, वो थोड़ा है प्रभाव के यार, मतलब इतनी बड़ी सर्विसों पर बंदा कोई लग के आया है ना, अब वहाँ से जाके फिर वो किसी नीचे काम कर रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा मॉरल वो ऑब्लिगेशन आ जाता है। तो इसलिए ये प्रतिबंध कर रखा है कि भाई यदि यूपीएससी या पीसीएस का कोई मेंबर है, यदि वह फिर बाद में क्या सेवानिवृत्त हो जाता तो वो कहीं और काम नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, समझनी है ना। ये किस में है? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है ये, है ना। आर्टिकल कौन से हैं? 308 से लेकर 323 तक। भाग कौन सा है? भाग 14 है ना। अब देखो इसी में एक और भाग कम है ना, कौन सा है? भाग 14 है। इसी में एक और जोड़ा गया है, भाग 14 है, जो किसके बारे में? न्यायाधिकरण। किसके बारे में? न्यायाधिकरण, है ना। न्यायाधिकरण बोले तो ट्रिब्यूनल के बारे में, है ना। न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। और क्या कहता है ना, ये कहता है कि भाई जैसे कोई विवाद है, जैसे कि कावेरी जल विवाद हो गया, है ना, या फिर कोई और चीज़ का जैसे विवाद हो गया, तो उसके लिए जो सरकार है वो कोई ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकती है, कोई न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। जैसे कि अपने देश में जो हरियाली है उसको बचाने के लिए, जो वातावरण है उसको बचाए रखने के लिए
इसके लिए एक ट्रिब्यूनल है, कौन सा है, इंडियन ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, कौन सा है, इंडियन ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना। तो इस प्रकार से ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं, न्यायाधिकरण बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और आज हमने देखो आर्टिकल 11 के बारे में, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 है ना, यहाँ तक बात की जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं और उनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ना, उनके बारे में भी जाना समझा है ना। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास था जो आपके समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें आपको नहीं पता लगी होंगी, कुछ यदि आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपका रिवीजन हो रहा होगा ना। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।